नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि यूडिटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। यूडिटेरिया बुक जो लेटेस्ट जारी किया गया, इसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। 15 टेस्ट दिया गया है और इससे पहले 3 टेस्ट करा दिया गया। क्या है, 3 टेस्ट जो है इसका यूडिटेरिया का करा दिया गया है। और इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 में जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, और करोन पब्लिकेशन का बुक जिसमें 15 टेस्ट दिया गया था, इन दोनों बुक का पूरा टेस्ट करा दिया गया। अगर देखा जाए तो टोटल 35 सेट और 3 इसका टेस्ट 38 टेस्ट करा दिया गया। अगर उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर दें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 4 क्या है। टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। कहता है अम्ल वर्षा जो होता है किसके द्वारा वायु प्रदूषण होने के कारण होती है। तो ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आगे कहता है कार्टाजेना। क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जो आपको जैव सुरक्षा समझौते से है। किसे, जैव सुरक्षा समझौते से है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते। चलिए आगे है, आगे कहता है वर्ष 2001 क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कहता है 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार जनजातीय की संख्या संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 8.6%। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो ये कहता है नोगखाइलेम। क्या है, नोगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, ये जो है आपको सुमेलित नहीं है। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये मेघालय में नहीं बल्कि ये आपको कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में। बाकी आपको ये सारे सुमेलित दिए गए हैं, आप एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढना है। तो इसमें कहता है हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, सही है। काकरा पारा, क्या है, काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, यह भी सही है। कहता है पंचमपाद, क्या है, पंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, यह भी सही है। तो ये आपको जयकवाड़ी, क्या, जयकावाड़ी परियोजना ये कृष्णा नदी पर, यह आपको सुमेलित नहीं है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है ये आपको कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, ये आपको गोदावरी नदी पर, कहाँ, गोदावरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। कहता है रूस और फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह कौन सा रेखा है। तो आपको मेन, क्या है, मेन रहीम रेखा, क्या है, मेन रहीम रेखा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मेन रहीम रेखा। चलिए आगे है, कहता है विश्व पर्यटन, क्या है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व पर्यटन संगठन जो है इसका मुख्यालय आपको स्पेन में, कहाँ, स्पेन में है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। आगे कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको मनीला है, कहाँ, मनीला में इसका मुख्यालय है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मनीला। सॉरी दोस्तों, इसकी स्थापना जो आपको 1966 में हुई। कब, 1966 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, सॉरी, आइए आगे कहता है, आगे कहता है थल, क्या है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये आपको 8 अक्टूबर जो है इसमें वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, क्या है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ये 16 दिसंबर जो है ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। कहता है नीचे दिए गए महलों में से कौन महल अकबर के द्वारा निर्मित है। तो ये आपको जहांगीर महल, क्या है, जहांगीर महल जो है अकबर के द्वारा निर्मित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर महल। चलिए आगे है, आगे कहता है मध्यकालीन भारत, क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। कहता है मध्यकालीन भारत जो है उसमें मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो इसको लागू जो किया गया था ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए
सैनिकों की सुगमता भर्ती के लिए ये आपको मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से क्या, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। कहता वो नीचे दिए गए में से कौन समाचार पत्र राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपको राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपको, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपको राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी बंगाली, द हिंदू या और दी महरंता, ये सारे राष्ट्रवादी स्तर के समाचार पत्र थे। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जलियांवाला बाग। क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। कहता जलियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। क्या है, रोलेक्ट सत्याग्रह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोलेक्ट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको 13 अप्रैल, कब 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ है अमृतसर में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डेट आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस सुल्तान, कहता किस सुल्तान ने जमीन पर किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया है। कहता है वह सुल्तान कौन है जो जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया है, तो यह किया है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता है महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। कहता है महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है, तो ये किया है 1924 में। कब, 1924 में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। ये बेलगांव में किया था। कहाँ, बेलगांव में किया था, जो कर्नाटक में स्थित है। आप ये बताइएगा ये कि कांग्रेस का कितने नंबर का अधिवेशन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे है विजयनगर। क्या, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर जो है इसका अवशेष कहाँ मिलता है, तो ये आपको हम्पी में मिलता है। कहाँ, हम्पी में मिलता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हम्पी। और रही बात विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, तो ये आपको 1336 ईस्वी में हुआ। कब, 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, 1336 ईस्वी में। आगे कहता है त्रिपिटक। क्या है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है यह किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये आपको बौद्ध की, किसकी, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बौद्ध की। चलिए आगे है, आगे कहता है मौर्य समाज। क्या है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहता है मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था। इसका विशेष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है आपको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका विशेष उल्लेख किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के। क्या है, भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया गया है। कहता है कि भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो ये अकबर के समय में किया गया था। कब, अकबर के समय में किया गया था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। चलिए आगे है, आगे कहता है 1929 में खुदाई खिदमतगार। क्या है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो इसे संगठित जो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संगठित किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसका संगठित किया गया था 1929 में। आगे कहता है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है। कहता सबसे पहले लिखित संविधान जारी करने वाला देश कौन सा है, तो ये है आपको अमेरिका। कौन, अमेरिका। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। और सबसे बड़ा संविधान जो है आपको भारत का संविधान है। किसका, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है भारतीय संविधान। क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ है। कहता है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है कब से लागू किया गया है, तो इसे लागू किया गया आपको 1 अप्रैल 2010 से। कब, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान। क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कहता है भारतीय संविधान द्वारा कौन सा निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकलेखा। क्या है, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति जो होती है ये अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो ये जो अपना
तो रिपोर्ट है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। कहता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये किया जा सकता है आपको 352 के अंतर्गत, किसके 352 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ये जो आपको 356 है, 356 अनुच्छेद 356 जो दिया गया इसके अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। और ये अनुच्छेद 60 जो है क्या है, अनुच्छेद 360 जो है इसके अंतर्गत किसी कारणवश देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है एक विधेयक क्या है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कहता है कि एक विधेयक जो होता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो यह बन जाता है आपको, आइए देखते हैं। ये जो है आपको जब राष्ट्रपति क्या, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तब वह आपको विधेयक बन जाता है, कानून बन के पारित हो जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका उसका अध्यक्ष कौन था। कहता है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की व्यवस्था जो स्थापना की गई तो उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष जो था आपको बलवंत राय मेहता था। कौन, बलवंत राय मेहता, सी नंबर से आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आगे है 18 वर्ष क्या, 18 वर्ष की आयु पर कहता 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया है। कहता है 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का उपयोग जो है पहली बार किस आम चुनाव में किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था आपको 1989 में। कब, 1989 में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1989 में। और इससे पहले जो है आपको, इससे पहले मत देने का अधिकार 21 वर्ष था। कितना, 21 वर्ष इससे पहले मत देने का अधिकार था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपको 1989 में जो किया गया था ये संविधान 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था, जिसके बाद 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष मत देने का अधिकार तय किया गया और पहली बार 1989 में ही ये लागू भी किया गया है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इलेक्ट्रॉन की तरंग क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है आपको डी ब्रेगली क्या, डी ब्रेगली ने की है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा डी ब्रेगली। आइए आगे है, आगे कहता है मेंडलीफ क्या है, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। कहता है मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो उसमें वर्गों की संख्या 9 है। कितना, वर्गों की संख्या 9 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 9। और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7। कितना, 7, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्ग जो बनाया गया है, आवर्त सारणी जो बनाया गया है, इसमें तत्वों को किसके आधार पर रखा गया है। तो ये भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर इसे दर्शाया जाता है। आगे कहता है मिथाइल क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज होता है इसका क्षारीय विलयन क्या होता है, क्षारीय विलयन जो होता है इसका रंग क्या होता है। तो इसका रंग आपको होता है पीला। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पीला। चलिए आगे है, चलिए दोस्तों आगे कहता है प्रकृति क्या है, प्रकृति रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। कहता है कि प्राकृतिक रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर, इसमें कठोरता लाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें आपको कार्बन मिलाया जाता है। क्या, कार्बन मिलाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे कहता है एस्मेल्टाइट क्या है, एस्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है। एस्मेल्टाइट जो है ये किसका अयस्क है। तो ये आपको कोबाल्ट का, किसका, कोबाल्ट का अयस्क है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का। आगे कहता है उजला थोथा क्या है, उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उजला थोथा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। कहता है कि नीचे दिए ग्रह में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो ये आपको शनि है। कौन, शनि। ये आपको जल की सतह पर आसानी से तैर सकता है, इतना इसका घनत्व कम होता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा शनि। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। कहता है वह कौन सा नीचे दिए गए कौन सा देश है जिससे होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो ये है आपको अर्जेंटीना। कौन, अर्जेंटीना। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। बाकी इक्वाडोर, केन्या और
इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है एशिया। क्या एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो ये है आपको मलेशिया। कौन? मलेशिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मलेशिया। आगे है शीतोष्ण। क्या शीतोष्ण दोस्तों कहता शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जो होता है इसकी वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसकी वनस्पति जो आपको मेसोफाइट, क्या मेसोफाइट कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मेसोफाइट। आगे कहता है भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य। कहता है भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबा साझा सीमा भूटान के साथ साझा करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा असम। कौन? असम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। ये जो है आपको 267 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ साझा करता है। आगे कहता है सतपुरा। क्या है? सतपुरा की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ होगा। सतपुरा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन है? तो वह आपको धूपगढ़ी। क्या है? धूपगढ़ी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई जो आपको 1350, क्या है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक स्थित है। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है? सेंडल पीक। क्या है? सेंडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है वह कहाँ स्थित? वह स्थित है, तो वह स्थित जो आपको उत्तरी अंडमान में, कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। और इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई आपको 738, क्या है? 738 मीटर है इसकी ऊंचाई है। 738 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है आगे कहता है जोवाई। क्या है? जोवाई सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जोवाई सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लूनी की। किसकी? लूनी की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लूनी की। और लूनी नदी की कुल लंबाई जो है आपको, लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर। क्या है? 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है लूनी नदी की। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है आगे कहता है यदि ये मैथ है तो हम लोग अभी सिर्फ जीके देख रहे हैं। चलिए जीके देखते हैं। आइए आगे कहता है एक गोलीय। क्या है? एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। कहता है ये गोलीय दर्पण जो होता है उसके परावर्तित पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको दोस्तों कहता है गोलीय दर्पण। क्या है? एक गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपको ध्रुव पोल, क्या? ध्रुव पोल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ध्रुव पोल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी चालक में, क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? कहता है कि किसी भी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न जो होता है उसके उस उत्पन्न ऊष्मा जो होता है उस उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो उसे जो निरूपित करते हैं ये करते हैं H बराबर I² RT। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ ये अगर H की बात करिएगा तो H जो है आपको ये उत्पन्न ऊष्मा होता है और I आपको चालक में बहने वाली धारा होती है, R चालक का प्रतिरोध और T जो है आपको धारा में बहने में लगने वाला समय होता है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मक्खन का खट्टा होना। क्या है? मक्खन का खट्टा होना जो एक रासायनिक अभिक्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा जो है यह किसके बराबर है? तो ये आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत चालक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्लूकोज घोल। क्या है? ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आगे कहता है जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो
किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है? तो वह आपको अभिलंब से दूर तथा गति अभिलंब से दूर मुड़ती है और गति उसका बढ़ जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में क्या निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है? कहता है कि वह कौन सी उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। क्या है? सेल या बैटरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। किसी भी वस्तु का विस्थापन जो होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे है प्राचीन काल। क्या है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? कहता है प्राचीन काल का जानवर, पौधों या फिर अन्य जीवों को संरक्षित होता है उसके अवशेष का या फिर चिन्ह का अध्ययन करना किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो यह आपको पोलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह आपको हड्डी से संबंधित रोग है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हड्डी से। आगे कहता है मानव में बैक्टीरिया। क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज कौन है? तो यह है आपको एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। कहता है अलैंगिक प्रजनन जो है लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो लैंगिक प्रजनन जो होता है यह आपको नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये करता है आपको जो बच्चा भ्रूण होता है उसका पोषक तत्व के लिए कौन कार्य करता है? तो ये करता है आपको एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक पौधे के तने। क्या है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेटरल मेरिस्टेम। क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता है उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। कहता कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। सही है। उत्तकों का शब्द उत्तक शब्द का प्रयोग बिजट ने किया था। ये भी सही है। बिचट ने किया था। ये भी सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है। यह भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही दिया गया है। ए नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर जो है रक्त किस कारण से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के भीतर जो है आपको रक्त जो नहीं जमता है उसके नहीं जमने का मेन कारण होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाई जाती है? तो ये आपको पढ़ा है धान में पाई। किस धान की खेती में पाई जाती है? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा धान। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो कौन है? तो वह है प्लेग। कौन? प्लेग, हेमोफिल्स, पर्ट्यूसिस। ये आपको सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित है। ये आप ध्यान में रखिएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। ये आपको क्या है? हेमोफ्लोसिस। क्या है? हेमोफोलिसिस पर्ट्यूसिस जो है ये आपको काली खांसी होता है। क्या होता है? काली खांसी होता के कारण काली खांसी इसी के कारण होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये प्लेग नहीं होता इसके कारण। प्लेग जो है आपको क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण भी होता है। चलिए आगे है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जो है 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे है। कहता संस्कृति। क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कहता संस्कृति मंत्रालय जो है
हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पराक्रम दिवस। और ये आपको ये निर्णय जो आपको संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है बिहार बजट। क्या है? बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2.97%। 2.97%। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व जल दिवस। क्या है? कहता है विश्व जल दिवस जो 2022 मनाया गया है, इसका विषय क्या था? विषय या थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको प्रायः 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? कहता है आत्मनिर्भर बिहार जो है इसके अंतर्गत 7 निश्चय 2 जो चालू किया गया है, इसमें कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें जो योजना शामिल नहीं है वो है आपको आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी युवा शक्ति बिहार प्रगति शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला शामिल है, स्वच्छ शहर विकसित शहर यह भी शामिल है। तो सी नंबर शामिल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कहता है 2022 जो है उसमें 2022 में 48वें G शिखर सम्मेलन जो होगा ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में किया जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे है द लवर बॉय ऑफ हबलपुर। क्या हबलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपको राहुल पंडिता। कौन? राहुल पंडिता। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय बालिका। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 30 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? कहता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी जो है एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो ये बनी है आपको उत्तराखंड के। कहाँ की? उत्तराखंड के। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे अक्षय ऊर्जा। क्या है? अक्षय ऊर्जा जिसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं कि उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। क्या है? 5वां स्थान है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 5वां। चलिए आगे है बिहार का। क्या है? बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है यह कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपको राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजगीर। आगे है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 पर्पल कैप का खिताब जीता है? कहता है कि IPL 2022 जो हुआ जिसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता आपको यजुवेंद्र चहल। किसने? यजुवेंद्र चहल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये पर्पल कैप जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, एक सेशन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और यह मिला आपकी बार यजुवेंद्र चहल को, जिन्होंने 27 विकेट लिया है। कितना? 27 विकेट लिया है, ध्यान में रखिएगा। आगे है, और ये खिताब जो आपको ये टाटा IPL 2022 का खिताब जो आपको गुजरात टाइटंस ने जीता है। आगे है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर। क्या है? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो यह अवधारणा जो आपको प्रोफेसर राजकृष्णा ने प्रस्तुत किया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? इसका लेखक जो है आपको MG रानाडे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा MG रानाडे। चलिए आगे है, आगे कहता है 1938 में। क्या 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे? 1938 में जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।